1962 की जंग में चीन से मिली हार से भारत अभी उबर रहा था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत हो चुकी थी और लाल बहादुर शास्त्री देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे और उधर पाकिस्तान में सेना प्रमुख अयूब खान चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बन चुके थे। पाकिस्तान को लगा कि कद में छोटे दिखने वाले शास्त्री काफी कमजोर होंगे और यदि वह भारत पर तीनों तरफ से हमला करेगा तो भारत युद्ध छिड़ने पर ठीक से हालात को संभाल नहीं पाएगा और उसे कश्मीर पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता किकाड़िया आपका अपने चैनल अंटो स्टोरी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1965 के युद्ध की शुरुआत अप्रैल में कच्छ के रण से हुई थी। यह पाकिस्तान का पहला ऑपरेशन था जिसे उसने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक नाम दिया था। 1947 की आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे के अलावा कच्छ के रण की सीमा का विवाद भी था। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है और यह एक दलदली और बंजर इलाका है और पाकिस्तान इसके एक बड़े हिस्से पर अपना हक मानता था। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई झड़पें शुरू हो गई। 8 अप्रैल को दोनों देश एक दूसरे की चौकियों पर हमला करने लगे। पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च करती है और कंजरकोट फोर्ट बॉर्डर के पास कुछ भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लेती है। जून 1965 में ब्रिटिश पीएम हेराल्ड विल्सन इस विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने पर दोनों देशों को एग्री कर लेते हैं। 30 जून 1965 को कच्छ और सिंध समझौता हुआ, जिसके अनुसार पाकिस्तान को कच्छ के रण में करीब 910 किलोमीटर जगह दे दी गई। हालांकि पाकिस्तान ने 9100 किलोमीटर पर अपना हक जताया था। पाकिस्तान के हौसले जमीन हथियाने के बाद और बढ़ गए। पाकिस्तान के राजनेताओं ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष अयूब खान पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो कश्मीर पर जल्द से जल्द हमला कर दे। अपने नेताओं के कहने पर अयूब खान ने गुप्त सैनिक अभियान ऑपरेशन जिब्राल्टर का आदेश दे दिया, जिसका उद्देश्य भारतीय कश्मीर में विद्रोह भड़काना था। तारीख 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के करीब 33,000 सैनिक कश्मीरी बनकर एलओसी पार करते हैं। इन सैनिकों का पहनावा और रहन सहन बिल्कुल कश्मीरियों की ही तरह था और इनका मकसद कश्मीर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट मसलन पुल, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस, कम्युनिकेशन नेटवर्क और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करना था। साथ ही कश्मीरियों को भड़काकर भारत सरकार के खिलाफ खड़ा करना था। पाकिस्तान को विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता इनका साथ देगी, लेकिन अयूब खान का दाव उल्टा पड़ गया। कश्मीरी लोगों ने इन पाकिस्तानी सैनिकों को पहचान लिया और 15 अगस्त 1965 को इसकी जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचा दी। भारतीय सेना ने शुरुआत में ही कई लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया और स्पेशल कमांडोज को इन लड़ाकों को पकड़ने की जिम्मेदारी दे दी। भारतीय सेना को जब इसका मालूम चला तो उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर हमला बोल दिया और 28 अगस्त तक भारत पाकिस्तानी कश्मीर के 8 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका था और भारत ने हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। इधर भारतीय सेना पाकिस्तानी कश्मीर के महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फराबाद के सिरे पर आ पहुंची थी। मुजफ्फराबाद पर दबाव कम करने के लिहाज से 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान अखनूर ब्रिज पर कब्जा करना चाहता था ताकि वह भारतीय सेना को पहुंच रही मदद को रोक सके। यह पुल भारतीय सेना के लिए किसी लाइफलाइन की ही तरह था, लेकिन यह पुल बेहद ही कमजोर था
यही वजह थी कि इससे केवल जवान की पैदल टुकड़ियां तो दूसरी तरफ जा सकती थी, लेकिन भारी वाहन या टैंक इससे नहीं गुजर सकता था। इससे होकर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ सकती थी। वहीं पाकिस्तानी सेना इस पर कब्जा करके जम्मू को भी हथियाना चाहती थी। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने पूरी तैयारी के साथ कश्मीर के छम पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना उस समय तकनीक और हथियारों के मामले में भारत से कई ज्यादा बेहतर स्थिति में थी। उसके पास बड़ी संख्या में अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, जबकि भारत के पास द्वितीय विश्व युद्ध के टैंकों का दस्ता था। अमेरिका से पाकिस्तान को आधुनिक हथियार और तकनीक मिली थी और हथियारों के मामले में वह भारत से कई गुना आगे था। यहाँ छम में भारत के पास एक आर्म डिवीजन तैनात थी और पाकिस्तान 2 आर्म डिवीजन के साथ कश्मीर पर चढ़ाई करता हुआ चला आ रहा था। पाकिस्तान ने छम के जोरिया गांव पर बम बरसाए। उसमें तकरीबन 50 लोग मारे गए और एक मस्जिद भी तबाह हो गई। देखते ही देखते छम पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। यह बहुत नाजुक दौर था। भारत की यहाँ पर स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी और अब पाकिस्तान अखनूर पर कब्जा करने की प्लानिंग में लग गया था। भारत के पास पुराने सेंचुरियन टैंक थे जो पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाते। ऊपर से समस्या यह भी थी कि अखनूर पुल पर अगर ये टैंक ले जाए जाते तो वह पुल टूट जाता। नतीजा यह रहा कि लगातार 1.5 घंटे तक फायरिंग के बाद जब पाकिस्तानी आर्मी ने आगे बढ़ना शुरू किया तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। हालात यह थे कि 24 घंटों में पाकिस्तान का अखनूर जीतना पक्का था, लेकिन तभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मूसा अपने हेलीकॉप्टर से 7th डिवीजन के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। उन्होंने अखनूर पर अटैक कर रही बटालियन के कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन से मुलाकात की। अख्तर को लगा कि उन्हें शाबाशी मिलेगी, लेकिन मूसा ने उनसे अपने साथ रावलपिंडी चलने के लिए कहा। यह सुनकर अख्तर हुसैन दंग रह गए, क्योंकि बीच ऑपरेशन में उन्हें हटाया जा रहा था। उन्होंने पूछा, अगर मैं रावलपिंडी आता हूं तो इस ऑपरेशन को कौन लीड करेगा? तब जनरल मूसा ने उन्हें घूर कर देखा और बोले कि ऑपरेशन को लीड करेंगे जनरल याया खान। याया खान को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का लीड आखिर कैसे बनाया जा सकता था? खुद याया भी अचानक हुए इस फैसले से हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो अखनूर सेक्टर जीतने के बाद कमांड संभालनी थी। खैर, उन्होंने कमांड संभाली। 2 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की आर्मी अखनूर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की स्ट्रेटजी के मुताबिक उन्हें जोरिया को बाईपास करते हुए अखनूर को कैप्चर करना था, ताकि इंडियन आर्मी का कश्मीर से कनेक्शन कट जाए। लेकिन नए लीडर याया खान बोले कि वह पहले अखनूर को नहीं बल्कि जोरिया को कैप्चर करेंगे। इस तरह ऐन वक्त पर स्ट्रेटजी बदलने से पाकिस्तान के सैनिक को समझ नहीं पाए और भारत को 36 घंटे का वक्त मिल गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आदेश मिलते ही भारतीय सेना ने 6 सितंबर को पंजाब से नया मोर्चा खोल दिया, ताकि लाहौर पर कब्जा किया जा सके। लाहौर पर हमले की खबर सुनते ही कश्मीर में लड़ रही पाकिस्तानी सेना लाहौर को बचाने के लिए निकल पड़ी। कश्मीर में पाकिस्तान का प्रभाव कम होने के साथ ही उसका ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हो गया। उधर पाकिस्तान ने अमृतसर पर कब्जा करने के लिहाज से खेमकरण सेक्टर पर हमला कर दिया। खेमकरण के असल उत्तर गांव में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें पाकिस्तान हार गया। असल उत्तर की लड़ाई में पाकिस्तान के पास 200 से ज्यादा अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, लेकिन उनमें से 100 से भी ज्यादा भारत द्वारा नष्ट कर दिए गए। असल उत्तर की इसी लड़ाई में ही वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के 3 टैंक तबाह करके शहीद हो गए थे। यूएन द्वारा दोनों देशों पर युद्ध रुकने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। भारत युद्ध विराम के लिए राजी था, लेकिन लड़ाई तब तक नहीं रोकी जब तक कि पाकिस्तान भी इसके लिए एग्री नहीं हो गया। अंत में दोनों देश 22 सितंबर को युद्ध विराम के लिए राजी हो गए।
23 सितंबर की सुबह 3 बजे शास्त्री जी ने देशवासियों को युद्ध बंद होने की जानकारी दी। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में रूस के ताशकंद शहर में दोनों देशों का समझौता कराया गया, जिसके तहत दोनों देशों को एक दूसरे की जीती हुई जमीन वापस करनी थी। शास्त्री जी जीती हुई जमीन वापस करने को तैयार नहीं थे, लेकिन बड़ी शक्तियों के दबाव में उन्हें मजबूरन इस समझौते पर दस्तखत करने पड़े और इस समझौते के कुछ घंटे बाद ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते के तहत फरवरी 1966 तक दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जमीन पर वापस चली गई। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 1920 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर, जबकि पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ 540 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया था। भारत के कब्जे में सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के उपजाऊ इलाके थे और पाकिस्तान के कब्जे में सिंध और छेब के रेतीले और पथरीले इलाके थे। भारत के 2735 और पाकिस्तान के 5988 सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध के बाद ही भारतीय सेना में से मुस्लिम रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि युद्ध के दौरान भारत के 2 मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया था और लगभग 20,000 मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान के आगे हथियार डाल दिए थे। उनकी इस बेवकूफ़ी के कारण उस समय भारत को काफ़ी नुकसान हुआ था। इस युद्ध में पहली बार दोनों देशों की हवाई सेनाओं ने भी भाग लिया था, जिन्होंने एक दूसरे का बराबर नुकसान किया था। पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए जहाज थे और भारत के पास रूस और यूरोपियन देशों के खरीदे हुए जहाज़ों का मिला जुला बेड़ा था। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह युद्ध कुछ और दिन चलता तो पाकिस्तान के दोनों हाथ ऊपर और जीभ बाहर होती। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान के पास आगे की लड़ाई जारी करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं था, जबकि भारतीय फौज के पास कई दिनों तक लड़ने के लिए गोला बारूद उपलब्ध था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान इस युद्ध से इतने हतोत्साहित हुए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि मैं चाहता हूं कि यह समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 5 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा। इस युद्ध में दोनों देशों ने जीत का दावा किया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो दोनों ही देश अपने सैनिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।